नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो फरवरी महीने का गिरिराज पत्रिका का हम पार्ट 4 जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले गिरिराज पत्रिका के फरवरी महीने के 3 पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है, और जनवरी महीना हम कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। जितने भी हिमाचल के करंट अफेयर बनते हैं इस पार्ट 4 से, वो सभी यहाँ पर कवर किए जाएंगे हिमाचल के। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर जो हैं वो बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं, जब ये बनाए गए थे तब मैंने ये जानकारी आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवाई थी, टेलीग्राम पर भी सेंड किया था। परंतु आज थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए कि किस तरह से बनाए गए, किसको बनाया गया। ये बनाया गया शिव प्रताप शुक्ला को। शिव प्रताप शुक्ला को बनाया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे वो थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको क्या किया गया है, इनको अभी जो है वो बिहार का गवर्नर जो है वो बनाया गया है। कहाँ का गवर्नर बनाया गया है इनको? तो बिहार स्टेट का गवर्नर इनको बना दिया गया है, और हिमाचल का गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को जो है वो बनाया गया है। अभी क्या हुआ, अभी राज्यपाल जो है वो अलग अलग स्टेट के नियुक्त किए गए। तो 6 स्टेट ऐसे थे जिनमें नए राज्यपाल बनाए गए, और आपने ध्यान रखना है कि 6 के अलावा 7 स्टेट ऐसे थे जिनको रिसफल किया गया। जैसे हिमाचल के गवर्नर जो था वो बिहार भेज दिए गए, ऐसे ट्रांसफ़र उनकी एक तरह से कर दी गई। तो हम डिटेल में जानते हैं अब कि कौन कौन से नए गवर्नर जो है वो बनाए गए। तो नए गवर्नर बनाए गए, उसमें अरुणाचल के नए गवर्नर बनाए गए। किसको? कैवलियर त्रिविक्रम परनाइक को। कई बार नाम इनके पूछ लिए जाते हैं। सिक्किम का नया गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया। झारखंड का नया गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया। असम का नया गवर्नर गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया। आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर बनाया गया रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं एस अब्दुल नज़ीर, उन्हें किस स्टेट का गवर्नर बनाया गया है? तो उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर जो है वो बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया विश्वभूषण हरिचंदन को, और मणिपुर का गवर्नर बनाया गया अनुसुईया उइके को, और नागालैंड का गवर्नर बनाया गया एल गणेशन को, और फागू चौहान को गवर्नर बनाया गया मेघालय का। बिहार का मैंने बता दिया। महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया रमेश बैस को, और लद्दाख का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का बनाया गया बीडी मिश्रा को। ये उपराज्यपाल लद्दाख के बने हैं। अब यहाँ से इतने ज़्यादा गवर्नर आपको याद नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं रहेंगे। तो आप 3-4 गवर्नर याद रख लीजिए। एक हिमाचल के, दूसरे बिहार के जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है, तीसरे लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं रिटायर्ड जनरल बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा जो है लद्दाख के बने हैं, इनका नाम ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं एस अब्दुल नज़ीर, ये आंध्र प्रदेश के बने हैं। ये 4 याद रख लीजिए। अगर सारे याद नहीं रख सकते, बाकियों के नाम अगर आपने सुने होंगे तो कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम अंडर विच पोंग डैम एंड जंझेली एरिया विल बी डेवलप्ड इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो बोलते हैं कि एक स्कीम है स्वदेश दर्शन, इसके तहत क्या होगा, पोंग और जंझेली एरिया को डेवलप किया जाएगा। अब बोलते हैं कि ये इनिशिएटिव जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये इनिशिएटिव किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मंत्रालय बहुत बेसिक होता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत आता है। आप यहाँ से ध्यान रखिए कि पोंग डैम जो है इसको डेवलप किया जाएगा स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, और जंझेली एरिया को डेवलप किया जाएगा। अब पोंग डैम कहाँ पर स्थित है? पोंग डैम के बारे में ध्यान रखना है कि कांगड़ा में ये स्थित है। और आपने दूसरा ध्यान रखना है कि ये कौन सी नदी के ऊपर है डैम बना हुआ। ये पोंग डैम जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। मंडी में है ये जंझैली एरिया कहाँ पर है? ये मंडी में स्थित है। अभी हुआ क्या कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो था वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री के साथ जो था वो मुलाकात की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? वो है जी किशन रेड्डी। इनके साथ जो था वो मुलाकात की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री का नाम भी ध्यान रखना। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने हिमाचल के लिए सहायता मांगी और ये कहा कि हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो पर्यटन ही है मुख्य रूप से। तो
तो उन्होंने यही सब किया और उन्होंने जो था ये इसके लिए भेंट जो था इसके लिए मिले और इसके लिए इन्होंने राशि भी जो था वो मांगी इनसे। तो फिर कहा गया कि ये दो योजनाएं जो दो एरिया जो है इस योजना के तहत डेवलप जो है वो किए जाएंगे। यहाँ पर यही जानकारी दी गई है कि पौंग डैम कांगड़ा में है, जंजैहली एरिया मंडी में है, जो स्वदेश दर्शन योजना के तहत डेवलप जो है वो किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल फ्रॉम द हिस्टोरिकल पड्डल मैदान। तो बोलते हैं कि हाल ही में ऐतिहासिक पड्डल मैदान से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है। अब देखो पड्डल मैदान कहाँ पर स्थित है, पहला क्वेश्चन ये बन गया, ये मंडी में स्थित है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जो है वो होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की यहाँ से शुभारंभ जो है वो किया गया किसके द्वारा, आपको ध्यान रखना है जो इनॉग्रेशन इसकी होती है वो सीएम करते हैं। सीएम है प्रेजेंट टाइम में सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो इनके द्वारा जो है वो की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब मंडी के शिवरात्रि मेले से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं, यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री ने माधोराय मंदिर में जो था वो माथा टेका जाकर शीश यहाँ पर नवाजा। तो माधोराय मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है। और इन्होंने फिर जलेब में भाग लिया। तो ध्यान रखना है कि जलेब जो है वो शिवरात्रि मेले के साथ जुड़ी हुई है। आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि शाही जलेब जो होती है इसमें 200 से ज़्यादा देवी देवता जो हैं वो भाग लेते हैं। तो 200 से ज़्यादा देवी देवता जो है इसमें भाग लेते हैं। और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा कि मंडी का जो शिवरात्रि है यहाँ पर जो देव समाज है, देव समाज को जो है वो 1 करोड़ रुपया प्रदान करने के लिए जो है वो कहा है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार 1 करोड़ रुपया से अधिक व्यय जो है वो देव समाज को लाभान्वित कर रही है, ये पहली बार हुआ है। तो ये भी साथ में आप ध्यान रखें। बाकी मंडी का शिवरात्रि मेला किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, राजा अजबर सेन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ये 7 दिनों तक जो है वो मेला चलता है। कई बार ना एग्जामिनर बड़ा ही सुलझा हुआ होता है तो वो क्या पूछ लेता है कि शिवरात्रि मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है मंडी में। तो मंडी में ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो लगता है, ये भी ध्यान रखें यहाँ से। और राजा अजबर सेन ने इस मेले को स्टार्ट करवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए शिवरात्रि मेले के बारे में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं थापलान सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 112.5 मेगावाट इज बीइंग सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो 112 मेगावाट की थापलान सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो स्थापित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ये जो थापलान सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये स्थापित किया जा रहा है ऊना जिले में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब आपने ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन ऊर्जा राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी बहुत बार। अब ग्रीन ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा तो किस तरह से बनाया जाएगा, इसमें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की जो है वो सहायता ली जा रही है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की सहायता से जो है वो हिमाचल प्रदेश में 5 सोलर प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से हैं ये, एक है थापलान सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि 112.5 मेगावाट का है। हो सकता है किसी एग्जाम में इसकी कैपेसिटी पूछ ली जाए तो वो भी आपने ध्यान रखना है। एक है भंजाल और कथ ये भी ऊना में है और ये 20 मेगावाट का जो है वो प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक है यहाँ पर फतेहपुर कांगड़ा में भी एक 20 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसको भी आप ध्यान रखें। और 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट है कोलार। ये जो कोलार परियोजना है, ये कोलर परियोजना जो है वो सिरमौर में स्थित है और ये 30 मेगावाट की है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा राजगीर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, यहाँ पर भी एक परियोजना बनाई जाएगी 12.5 मेगावाट की। कितने मेगावाट की, 12.5 मेगावाट की। तो ये आप परियोजनाएं ध्यान रखें ज़रूर कि कितने कितने मेगावाट की हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। एक बार मैं जल्दी से फिर से बता देता हूँ। थपलान परियोजना 112 मेगावाट की है, ऊना में स्थित है। भंजाल और कथ ये 20 मेगावाट की है, ये आपने ध्यान रखना है, ऊना में ही है। और इसके अलावा कांगड़ा के फतेहपुर में 20 मेगावाट की एक परियोजना स्थापित की जाएगी। सिरमौर जिला के कोलर में 30 मेगावाट की परियोजना स्थापित की जाएगी। कांगड़ा जिले के राजगीर में 12.5 मेगावाट की परियोजना जो है वो स्थापित की जाएगी। तो ये आपको पता चल के बहुत ही बेसिक है, यहाँ से इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन एनुअल ग्रीन स्कूल प्रोग्राम अवार्ड। तो बोलते हैं कि वार्षिक ग्रीन स्कूल कार्यक्रम पुरस्कार में किस राज्य को जो था वो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो मिला है।
यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। अब अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो उन अलग अलग क्वेश्चन को जोड़ कर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी तो हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आप इजीली जो है वो टिक कर देंगे यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश है वो स्टेट जिसको एनुअल ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में जो है बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है वो मिला है। परंतु जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़रूर कन्फ्यूज़न यहाँ पर होने की संभावना है। अब यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप ध्यान रखिए कि एनुअल ग्रीन स्कूल प्रोग्राम अवार्ड जो है इसमें हिमाचल प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया। इसमें जो है वो टोटल 700 स्कूल्स ने जो था वो पार्टिसिपेट किया था और 114 स्कूल जो था वो इसमें से हिमाचल प्रदेश के थे। ये आपने ध्यान रखना है। और आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने जो कॉन्सेप्ट शेयर किया था अपना वो था वेस्ट कैफ़े को लेकर। इसमें क्या था, इसमें स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको डंप करने के लिए, ना कि इधर उधर फेंकने के लिए। ये बहुत अच्छा मैसेज बच्चों को, अगर बच्चे सीख जाएंगे तो आने वाली जनरेशन जो है वो एजुकेटेड होगी इस मामले में। और दूसरा यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उनको डंप कहाँ पर किया जाएगा, कॉर्नर इन दी स्कूल और इन दी कैंटीन, यहाँ पर डंप कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको 1 kg ऑफ प्लास्टिक जो है वो 75 रुपीज़ की ली जा रही है, ये कहा जा रहा है। और इक्विवेलेंट डिसाइडेड बाय स्कूल्स के द्वारा ये डिसाइड किया जा रहा है। और वेस्ट जो है वो उसको यूज़ किया जा रहा है ब्यूटीमैन को बनाने के लिए। और 70 किलोमीटर ऑफ रोड हैज़ ऑलरेडी बीन बिल्ट यूजिंग दिस, यानी कि 70 किलोमीटर तक का रोड जो है वो इसको प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करके जो है बनाया जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसको यहाँ पर अच्छा अवार्ड, और भी ज़्यादा अच्छा अवार्ड मिला है। क्यों मिला है चंबा के गवर्नमेंट स्कूल को, क्योंकि इसने क्या किया, इसने बच्चों को 3 प्लांट जो था वो असाइन किए, बच्चों को 3 प्लांट दे दिए और उन्हें कहा कि अब तुम ही इनकी देखभाल भी करोगे। तो बच्चों में यहाँ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक करैक्टर भी जो है वो डेवलप होता है और बच्चे यहाँ से जो है ग्रीन की ओर भी जो हो जाते हैं। मतलब बच्चों में ये समझ आती है कि कितना हमारे लिए पर्यावरण संरक्षण जो है वो ज़रूरी है। ये तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया। अगर कुछ भी अब यहाँ से पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। परंतु अगर ऊपर से ही कोई क्वेश्चन को पूछता है तो किस तरह से पूछेगा कि कौन सा स्टेट है जिसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है और कौन सा स्कूल है जिसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है। तो स्कूल है चंबा का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपने ध्यान रखना है। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। चंबा में क्या हुआ, चंबा में प्लांट दिए गए, बच्चों ने वो प्लांट जो है वो लगाए और उनका इन्होंने ध्यान रखने की बात भी कही। और आप ध्यान रखिए कि प्रदेश का कोई जिला है अगर जिसको बेस्ट जिला का पुरस्कार दिया गया है तो वो सोलन जिले को जो है वो दिया गया है। सोलन डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से होपफुली क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन लॉन्च्ड 24/7 दूरदर्शन चैनल डेडिकेटेड टू हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कि हाल ही में 24/7 यानी कि 24 दिन चलेगा वो 24 घंटे चलता है दूरदर्शन का चैनल। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। अनुराग ठाकुर कौन है, अनुराग ठाकुर जो है वो हमीरपुर से जो है वो MP है। ऑप्शन ए सही आंसर है अनुराग ठाकुर। और ये जो है यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने जो था वो इसको इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया इन्होंने इसको 24/7 दूरदर्शन चैनल को। यहाँ से ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो था वो इस लॉन्चिंग के दौरान इनके साथ थे और शिमला में ये किया गया। और ये कहते हैं यहाँ पर क्या कहा जाता है कि चैनल जो है वो हाईलाइट करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, टूरिज्म, रिलीजियस प्लेसेस जो हिमाचल के हैं उन सभी को जो है वो ये हाईलाइट करेगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट दूरदर्शन जो है वो 36 TV चैनल्स को ऑपरेट करता है। इनमें से 28 जो है वो रीजनल चैनल हैं। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया रेडियो ऑपरेट्स फ्रॉम दी मोर देन 500 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स की ऑल इंडिया रेडियो जो है वो 500 से ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में जो है वो ऑपरेट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपने यहाँ से एकत्रित कर ली। अब कुछ भी यहाँ से पूछा जाए तो पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दूरदर्शन केंद्र शिमला जो है, DD शिमला जो है उसको कब लॉन्च किया गया था। तो DD शिमला को लॉन्च करने का जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी ये पढ़ा था। तो ये 1994 में जो था वो लॉन्च किया गया था दूरदर्शन केंद्र शिमला। ये दूरदर्शन केंद्र शिमला की बात हो रही है, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मैनी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल नाउ।
तो बोलते हैं अब तक जो है वो कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को जो है वो भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। अब देखो अभी तक जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं उनमें से 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको जो है वो भारत रत्न अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो लेटेस्ट कोई राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, वो थे प्रणब मुखर्जी। इनको जो था वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आप राष्ट्रपतियों के नाम देखिए कि किस किस राष्ट्रपति को जो है वो भारत रत्न अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले नंबर पर ये आए। वैसे राजेंद्र प्रसाद तो पहले थे परंतु उनको बाद में सम्मानित किया गया, ये आप ध्यान रखिए। जाकिर हुसैन को भी सम्मानित किया जा चुका है। APJ अब्दुल कलाम जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर VV गिरी को भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है और प्रणब मुखर्जी को भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। गिरिराज पत्रिका में ये क्यों आया होगा? गिरिराज पत्रिका में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो था वो आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था वो 1962 में जो था वो भारत रत्न से जो था वो सम्मानित किया गया था। कब? 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो था वो बिहार में हुआ था, बिहार के सिवान जिले में इनका जन्म हुआ था और 1884 में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। और इनको कब सम्मानित किया गया ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1962 में इनको ये अवार्ड दिया गया। और इनका देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत जो था वो 1963 में, 1963 को जो था वो इनका जो था वो पटना में देहांत जो था वो हुआ था। और देखो भारत रत्न अवार्ड कब एस्टेब्लाइज किया गया था ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये 1954 में जो था वो एस्टेब्लाइज हुआ था भारत रत्न अवार्ड। अब 1954 में जब ये एस्टेब्लाइज हुआ तब ये किसको दिया गया? सबसे पहली बार तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये सबसे पहली बार दिया गया। इनके अलावा CV रमन को भी ये दिया गया था। CV रमन के अलावा ये C राजगोपालाचारी को भी जो था वो 1954 में जो था वो दिया गया था। और लास्ट टाइम जब ये दिया गया था, कब दिया गया था? 2019 में। 2019 में ये किसको दिया गया था? 2019 में जो था ये प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, भूपेन हजारिका को दिया गया था और नानाजी देशमुख को जो था वो दिया गया था। तो इन लोगों को ये 2019 में दिया गया। इसके अलावा 1954 में सबसे पहली बार मिला और सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद के बाद ये राष्ट्रपति भी रहे थे, ये भी पता होगा आपको। तो ये सारा आपने जान लिया। अब यहाँ से ना हम क्या करेंगे, यहाँ से गिरिराज पत्रिका में एक प्रथा के परंपराओं के बारे में आया था। परंपरा थी जगोतड़ और भाटका। इन परंपराओं के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको फिर भी नहीं सुननी है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, रिवाइज भी आपका हो जाएगा, फिर आप स्विच भी कर सकते हैं। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश किस संगठन की सहायता से 2025 तक जो है वो हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करेगा? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी सहायता से हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का टारगेट 2025 तक जो है वो पूरा कर लेगा? लास्ट टाइम हमने डिटेल से पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो लोग आगे सुनना चाहते हैं वो इन परंपराओं के बारे में सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो आपको पता है कि देश के अलग अलग भागों में जो था वो अलग अलग परंपराएं चलती थी, तो हिमाचल प्रदेश में भी। तो इन परंपराओं में ये 2 परंपराएं हैं, एक जगोतड़ परंपरा है और एक भाटका परंपरा है। ये जो जगोतड़ परंपरा है इसमें क्या होता था, इस परंपरा में जो है वो रानियां अपने जो नवजात शिशु उनके होते थे उनको स्तनपान नहीं करवाती थी। तो वो क्या करती थी, ये अपनी रियासत में शिशु के जन्म से पूर्व किसी गर्भवती महिला को ढूंढ लेती थी। मतलब जब बच्चा पैदा होगा उससे पहले ही किसी गर्भवती महिला को ढूंढ लिया जाएगा जिसका बच्चा महीना 1.5 महीना पहले जन्मा हुआ हो, और जैसे ही रानी प्रसव होता था, जैसे ही बच्चा पैदा होता था, तो उस बच्चे को उस महिला का दूध जो था वो पिलाया जाता था या फिर दे दिया जाता था। ठीक है, पिलाने के लिए उसको कहा जाता था 3 वर्ष अथवा उसके कुछ अधिक समय तक वो महिला जो था वो उस बच्चे को या फिर राजकुमार आप कह लीजिए दूध पिलाती थी। जो महिला उस राजकुमार को दूध पिलाती थी उसे क्या कहा जाता था, उसे राजेरी पेयौंदी कहा जाता था। राजेरी पेयौंदी कहा जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जिसे जो है
राजा अपने राजकुमार को दूध पिलाने के लिए लेकर आया हो तो उसे राजेरी पेयौंदी जो था वो कहा गया। 3 साल बाद राजेरी जो पेयौंदी थी वो जो है वो बच्चा उसकी असली माता को जो था वो सौंप देती थी। बच्चा क्या करती थी, उसकी असली माता को सौंप देती थी। और ये परंपरा कहलाती थी किस नाम से? ये परंपरा जो था वो कहलाती थी आपकी जगोदर परंपरा के नाम से। और दूसरी परंपरा है भाटका परंपरा। ये भाटका परंपरा क्या है? इस परंपरा के अनुसार उस बच्चे को भी जो है, कोई बच्चा ऐसा होता था उसको देवी देवता को भेंट कर दिया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि उस बच्चे के बारे में किसी ज्योतिषी या किसी ग्रह की चाल को पढ़ने वाले पंडित ने जो था ये कहा होता था कि ये बच्चा जो है उन ज्योतिषियों के अनुसार ये बच्चा जो है वो माँ बाप के लिए कष्टकारी जो है वो होगा। तो उस बच्चे को जो है वो देवी देवता को भेंट कर दिया जाता था। देवी देवता को भेंट करने के स्थान पर अनेक बार ज्योतिषी किसी नज़दीकी रिश्तेदार को उस बच्चे के लालन पालन की सलाह जो था वो देते थे। ज्योतिषी कह देते थे कि भाई तुम किसी नज़दीकी रिश्तेदार को सौंप दो, वो उसका अच्छे से लालन पालन भी कर लेगा, घर की चीज़ घर में रह जाएगी, अच्छे से पालन भी हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। प्रेजेंट टाइम में शिक्षित समाज है, आपको पता है, इस तरह की परंपराएं जो है वो नहीं प्रचलित हैं। परंतु देखो, इस तरह की परंपराएं अगर आप सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो सोसाइटी के साथ आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इन परंपराओं की, क्योंकि ये हमारा कल्चर रह चुका है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर सोसाइटी में होती थी, तो ये परंपराएं जानना ज़रूरी है। और ये परंपराएं हमने पढ़ी, हो सकता है एचएस में इसका कोई क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि लास्ट टाइम एक ऐसा हुआ था। हमने बहुत 2-3 साल पहले की बात है, हमने गिरिराज पत्रिका में एक क्वेश्चन यूं ही पढ़ा था और इसी तरह पढ़ा था वो क्वेश्चन भी। और आने वाले एचएस के एग्ज़ाम में वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया। वो मंदिरों को लेकर क्वेश्चन था कुछ, और ये परंपराएं हैं तो इनको लेकर आप ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ, पिछली वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।